बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से लेक्चर नंबर 32 का आगाज़ कर रहे हैं हम। लेक्चर 31 में इम्यूनिटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर बात करेंगे। इम्यूनिटी का जो पोर्शन 2022 के सिलेबस में पीएमसी ने इंक्लूड किया हुआ है, तो उसमें एक जनरल सी स्टेटमेंट दी हुई है कि डिफाइन एंड डिस्कस द फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसमें वैसे तो अगर देखा जाए, गौर किया जाए इसके ऊपर, तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो दरअसल इम्यून सिस्टम होता है, उसको हमें कवर करना चाहिए। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड, उनको भी कवर करना ज़रूरी है। इस बात के मुतालिक लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था, तो हम इसी वजह से फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कवर कर चुके हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ये उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्री लाइन ऑफ डिफेंसेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। और फिर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये आज का हमारा मेन टॉपिक होगा, जिसमें बेसिकली हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्सप्लोर करेंगे। और फिर इसके जो दो फर्दर टाइप्स होती हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस की, जो इम्यून सिस्टम के दौरान अपीयर होते हैं, उनमें से वन ऑफ देम इज़ नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इन दोनों को भी हम कवर करेंगे। और लास्ट में फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। जी, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि जो पहली दो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस पर मुश्तमिल हैं, लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस, क्योंकि इस लाइन ऑफ डिफेंस के तहत कुछ स्पेसिफिक मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे फॉरेन इन्वेडर्स को ख़त्म करने के लिए। इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के मेन कंपोनेंट्स टी लिम्फोसाइट, जिनको आमतौर पर टी सेल्स कहा जाता है, और दूसरे बी लिम्फोसाइट या इनको बी सेल्स कहा जाता है, ये दोनों दरअसल थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स हैं। और इन्हीं दोनों को कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली इट इज़ आल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को ही इम्यून सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इन जनरल बात की जाए तो इम्यून सिस्टम की टर्म ओवरऑल अप्लाई की जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज द इम्यून सिस्टम। और इसके अंदर ये दो मेजर कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, टी लिम्फोसाइट और टी सेल एंड बी लिम्फोसाइट और बी सेल। असल में ये दोनों ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट की अक़साम है। ए ग्रेन्युलोसाइट टाइप के जो WBCs होते हैं उनकी ये टाइप्स हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट टाइप ऑफ WBCs। तो इनमें ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट के WBCs हैं, they are produced by the bone marrow stem cells. They are, both of them are produced by bone marrow stem cells. और वो bone marrow stem cells हैं, उनको कहते हैं lymphoid stem cells. lymphoid stem cell ये bone marrow stem cell की एक किस्म है, जबकि bone marrow stem cell की एक और किस्म होती है myeloid stem cells। तो उनसे myeloid stem cells से monocyte ओरिजिनेट होते हैं, जबकि lymphoid stem cells, these are the type of bone marrow stem cells. bone marrow stem cells ये उसकी टाइप्स हैं, lymphoid stem cells। यहाँ से ये दोनों टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसके बाद फिर इनकी मैचुरेशन डिफरेंट जगहों पर होती है। जैसे बी लिम्फोसाइट ये प्रोड्यूस भी लिम्फॉइड स्टेम सेल के जरिए होंगे, यानी बोन मैरो के जरिए होंगे, और उसके बाद फिर इनकी मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होगी। लेकिन टी लिम्फोसाइट अल्टीमेटली मैच्योर होते हैं जाके थाइमस के अंदर, थाइमस में इनकी मैचुरेशन होती है।
लेकिन ये जो नाम इनका बी और टी लिम्फोसाइट रखा गया है, ये इस बुनियाद पर रखा गया है कि बी लिम्फोसाइट पहली बार बर्ड्स में एक पार्ट होता है जो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आखिरी हिस्से में मौजूद होता है, पोस्टीरियर एंड पर मौजूद होता है, क्लोआका के साथ वो मौजूद होता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, दैट पार्ट इज नोन एज बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। सो ये चूंकि बी लिम्फोसाइट फर्स्ट टाइम बर्सा ऑफ फेब्रिशियस नामी एक लिम्फ नोड में डिस्कवर हुए थे। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बेसिकली इट इज अ लिम्फ नोड, ये एक किस्म का लिम्फ नोड है। तो पहली बार चूंकि ये बी लिम्फोसाइट बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में डिस्कवर हुए थे, इस वजह से इनका नाम बी लिम्फोसाइट रख दिया गया, या इनको बी सेल कहते हैं। यहाँ पर ये अक्सर एमसीक्यू में बात पूछी जाती है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट की नेम की बेसिस बोन मैरो हरगिज नहीं है, ना ही बी लिम्फोसाइट के नेम की बेसिस बर्ड्स हैं, ठीक है। अगरचे ये दोनों वर्ड बोन मैरो और बर्ड्स बी से स्टार्ट होते हैं, एक्चुअली बी लिम्फोसाइट के नेम की जो बेसिस है वो बर्सा फेब्रिशियस है, विच इज अ काइंड ऑफ लिम्फ नोड फाउंड इन द क्लोआका, फाउंड इन द वॉल ऑफ द क्लोआका। क्लोआका जो होता है ये इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट होता है, क्लोआका। तो ये क्लोआका के पास चूंकि ये पाया जाता है बर्सा फेब्रिशियस, और वहाँ पहली बार इनकी डिस्कवरी मुमकिन हुई थी, इस वजह से इनको ये नेम दिया गया। वेयर एज टी लिम्फोसाइट वर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन द थाइमस, दे वर डिस्कवर्ड इन थाइमस। अगरचे ये थाइमस के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस बाय द थाइमस, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। बोथ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो स्टेम सेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया लिम्फॉइड स्टेम सेल्स ये प्रोड्यूस होंगे, बट आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस दे आर स्टोर्ड इन द थाइमस वेयर दे आर मैच्योर्ड, और वहाँ से फिर ये रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। तो थाइमस ग्लैंड ये बचपन से लेकर प्यूबर्टी के दौरान ये बड़ा हो रहा होता है साइज में, लेकिन उसके बाद फिर ये रिग्रेस करता चला जाता है, क्योंकि जितने टी लिम्फोसाइट्स को डेवलप करना होता है इसने कर दिया होता है। अच्छा, तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि प्रीकर्सर सेल्स इन द बोन मैरो, दोनों का जो प्रीकर्सर सेल है, और वो मैंने अभी आपको बताया प्रीकर्सर सेल इन दोनों का क्या है, लिम्फॉइड। लिम्फॉइड जी मान फातिमा। सर थाइमस ग्लैंड किस जगह पे होता है? थाइमस इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है, ये चेस्ट के सेंटर में, हार्ट से ज़रा ऊपर, वहाँ पर ये मौजूद होता है। तो थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन होगी। लिम्फॉइड स्टेम सेल विच आर द टाइप्स ऑफ द बोन मैरो स्टेम सेल, तो इन बोन मैरो स्टेम सेल से इनकी प्रोडक्शन हुई है। बी सेल्स ये आगे जाकर फिर जब एक्टिवेट होते हैं तो अपॉन एक्टिवेशन दे डिवाइड एंड गिव राइज टू टाइप ऑफ सेल्स। अभी हम डिटेल में जाकर देखेंगे इसको। वन ऑफ देम आर कॉल्ड प्लाज्मा क्लोन सेल्स एंड द अदर आर कॉल्ड मेमोरी बी सेल। अभी इन दोनों का रोल मैं आगे चल के पॉइंट आउट करता हूँ। सिमिलरली द टी सेल्स दे आर डिफरेंशिएटेड इन थाइमस। देखो डिफरेंशिएट वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, या मैचुरेशन वर्ड यूज किया जा सकता है, बट प्रोडक्शन इनकी थाइमस में नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, मैच्योर, या फिर ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं थाइमस के अंदर, बट दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। अच्छा, ये भी फिर फर्दर आगे जब एक्टिवेट होते हैं तो डिवाइड करते हैं। किस तरह से एक्टिवेट होते हैं ये भी आगे चलकर हम देखते हैं। अपॉन एक्टिवेशन दे डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 काइंड ऑफ सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल इज वन ऑफ देम, हेल्पर टी सेल्स दूसरे हैं, ये सुप्रेसर टी सेल तीसरे, और मेमोरी टी सेल ये चौथे, और इनका भी स्पेसिफिक रोल अभी हम आगे पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो टी सेल हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं। द रोल ऑफ टी सेल, या फिर द एक्शन ऑफ टी सेल अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स? दिस इज द एक्शन ऑफ टी सेल, एक्शन of T cells
अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट टी सेल का जो स्पेसिफिक एक्शन होगा उसे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाएगा। ये एक्टिवेट कैसे होगा? तो एक्टिवेशन में हमने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि मोनोसाइट्स जो कि मैच्योर होने के बाद मैक्रोफेज बन जाते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। होता कुछ इस तरह से कि जब कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर आ जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को वो क्रॉस करके आ जाती है, तो मोनोसाइट मैक्रोफेज बनकर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और उनको फैगोसाइटोस करके ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अब ये वाला जो रोल है ये तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का रोल है, लेकिन साथ ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। और वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि द मैक्रोफेजेस व्हेन डाइजेस्ट एनी फॉरेन बॉडी, तो अपॉन डाइजेशन सम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द फॉरेन बॉडी जिनको एंटीजेनिक पार्ट्स कहा जाता है या एंटीजेंस कहा जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, ये इसके पास कोई नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया है, दिस इज़ अ नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। तो इस नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल को ये माइक्रोफेज अपने एक मॉलिक्यूल के साथ मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स तामीर करता है। इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया गया मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये ब्लू पोर्शन यूं समझ लें नॉन सेल्फ कंपोनेंट है, ठीक है, और इसके साथ ये सेल्फ कंपोनेंट मिला के तो इस तरह से ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको नाम दिया गया मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC कॉम्प्लेक्स। तो ये MHC कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? MHC कॉम्प्लेक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। कम्बिनेशन ऑफ सेल्फ, इसके अंदर सेल्फ कंपोनेंट भी है और नॉन सेल्फ यानी जो बाहर से आया है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्फ। जी बेटा देखो, इसने मैक्रोफेज ने जब किसी फॉरेन पार्टिकल को फैगोसाइटोस किया, तो फैगोसाइटोस करने के बाद उस फॉरेन पार्टिकल, जैसा कि सपोज कर लें ये बैक्टीरिया हैं जिनको इसने फैगोसाइटोस किया, तो फैगोसाइटोस करने के बाद मैक्रोफेज इन बैक्टीरिया की बॉडी पर मौजूद कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो कि इन बैक्टीरिया के एंटीजेंस होंगे उनको ये प्यूरिफाई कर लेता है। मैक्रोफेज उनको प्यूरिफाई कर लेता है और उनको फिर अपनी एक प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है। जो मॉलिक्यूल इसने बैक्टीरिया की बॉडी से प्यूरिफाई किया है वो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, यानी अपना नहीं है, वो जो कि बाहर से आया है, और दूसरा जो इसने अपनी बॉडी की किसी प्रोटीन को उसके साथ कंबाइन किया वो सेल्फ है। सो इस तरह से ये जो सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल का एक कम्बिनेशन वजूद में आया, दिस कम्बिनेशन इज कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जब ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैक्रोफेज के अंदर बन जाता है तो मैक्रोफेज इन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस को अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले कर लेता है। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस ये जब मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं तो इस तरह से ये मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बन जाते हैं। मैक्रोफेजेस बिकम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द फॉरेन एंटीजन। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो फॉरेन एंटीजन मौजूद है जिसको सरफेस पर डिस्प्ले किया गया। सो इन दिस वे द मैक्रोफेज बिकम्स APC। APC का मतलब क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इट बिकम्स APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इस APC की तरफ T लिम्फोसाइट्स अट्रैक्ट होंगे। T लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करने में मैक्रोफेज किस तरह से रोल प्ले करता है
कि मैक्रोफेज से जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर सीक्रेटेड दैट परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। तो उनमें से एक जॉब ये थी कि दीज प्रोटीन्स एक्टिवेट द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। उसको इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कैसे करती है प्रोटीन? एक्चुअली दीज प्रोटीन अट्रैक्ट द टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट की एक फोर्स इस तरफ अट्रैक्ट होगी एंड एनी वन टी लिम्फोसाइट विच इज स्पेसिफिक टू दिस फॉरेन एंटीजन वो इसके साथ आकर इंटरएक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात जहन में रख लीजिए कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स अभी हमने पढ़े, मैंने आपको यहाँ पर ये टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल बताए, तो आप समझने के लिए ये याद रखिए कि अप्रॉक्सीमेटली more than 1 million type, ठीक है, इनका एग्जैक्ट नंबर कंफर्म नहीं है बट मोर देन मिलियन, कभी मोर देन 10 मिलियन अज्यूम किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। तो यूँ समझ कि मोर देन मिलियन टाइप ऑफ टी सेल्स आर फाउंड इन अवर बॉडी। हो सकता है इनका एग्जैक्ट नंबर इससे भी ज़्यादा हो। दीज मोर देन 1 मिलियन टाइप ऑफ टी सेल्स, ईच ऑफ देम is different from the other in the sense that each of them is specific for a particular foreign body। यानी जितने भी फॉरेन एजेंट्स हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हर एक के लिए एक खास टी सेल हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक है, वो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हुआ हमारे पास इनएक्टिव स्टेट में मौजूद है। ठीक है, तो ये इस तरह से मोर देन मिलियन टाइप ऑफ टी सेल्स आर देयर। तो जब ये एंटीजन की प्रेजेंटेशन होती है ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज, तो जो पर्टिकुलर टी सेल इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगा, वो पर्टिकुलर टी सेल इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो ऐसी सूरत में उसके इंटरेक्शन से वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी उस टी सेल ने इसके साथ आकर इंटरेक्ट करना है। कैसे, ये भी हम आगे आपको बताते हैं अगली डायग्राम के अंदर। उससे पहले इस सवाल का ज़रा जवाब तलाश करते हैं। द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसाइट। ये सारा कुछ होगा, ठीक है ना। आपने सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि बैक्टीरिया सबसे पहले सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसाइट के साथ अटैच करेंगे, या फिर मूवमेंट ऑफ फैगोसाइट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन बाय द बैक्टीरिया। तो मेरे ख्याल में ये मूवमेंट पहले होनी चाहिए और उसके बाद फिर ये, तो 1 से पहले 2 आना चाहिए। ठीक है, आप इन दोनों में अगर कंपेयर कर लें तो 1 से पहले 2 आना चाहिए, क्योंकि फैगोसाइट जब मूव करके साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुंचेंगे तो तभी बैक्टीरिया उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच करेंगे। तो 1 से पहले 2 आना चाहिए। तो इधर 1 के बाद 2 है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इधर भी 1 के बाद 2 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 2 को तो आप सीधा एक्सक्लूड कर दें। अब रह गए ये सी और डी ऑप्शन। यहाँ पर 2 के बाद 1 आ रहा है और यही हमने अभी एनालाइज किया है कि भाई मूवमेंट ऑफ फैगोसाइट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहले होना चाहिए और अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाद में। समझ आई बात? अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? तो ये सी और डी में से कोई आंसर होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ फैगोसाइटिक वैक्यूल। तो जब फैगोसाइटोसिस होगा तो नतीजे में फिर फैगोसाइटिक वैक्यूल फॉर्म होगा। फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम टू द फैगोसाइटिक वैक्यूल। तो ऑब्वियसली ये फैगोसाइटिक वैक्यूल की फॉर्मेशन पहले होती है और फिर फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम उसके बाद, यानी 4 जो है वो 3 से पहले नहीं आ सकता। अच्छा, इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये तो फैगोसाइटोसिस से रिलेटेड अमल है और ये इन दोनों से पहले होना चाहिए, यानी 5 वाला जो इवेंट है वो 3 और 4 से डेफिनेटली पहले होना चाहिए, क्योंकि इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगी तभी फैगोसाइटिक वैक्यूल बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये देखो 5 पहले होना चाहिए, तो अब 2, 1 और 5, तो 2, 1, 5 ये हमारे पास डी ऑप्शन बन रहा है।
सी में तो 2, 1 और 3 आ रहा है, तो 3 का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक वैक्यूल, ये सीक्वेंस दुरुस्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सी भी एक्सक्लूड हो गया, सिर्फ डी रह गया, यही आंसर होगा। तो आप देखो इसमें ये फिफ्थ इवेंट इनफोल्डिंग ऑफ सेल सरफेस मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक वैक्यूल, फिर फोर्थ फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद द फेगोसाइटिक वैक्यूल, एंड फाइनली द रिलीज ऑफ एंजाइम इनटू द फेगोसाइटिक वैक्यूल सो दैट दे आर डाइजेस्टेड। तो ये मैक्रोफेज के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज थी उनके बारे में ये सवाल बन रहा था। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई मैक्रोफेज ने किसी माइक्रोब को जब इस तरह से एनगल्फ किया और उसके बाद फिर उस माइक्रोब की एंटीजेंस को प्यूरिफाई कर लिया, और प्यूरिफाई करने के बाद अपनी एक प्रोटीन के साथ उनको कंबाइन किया, अपनी प्रोटीन को नाम दिया सेल्फ प्रोटीन, और जो ये फॉरेन एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस फ्रॉम द माइक्रोब, ये नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना लिया है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। दिस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स, एंड नाउ these major histocompatibility complexes are displayed on the surface of the macrophage. So this is the first event that occurs during cell mediated immune response. This event is known as antigen presentation. इसको नंबर 1 इवेंट हम अज्यूम कर लेंगे, एंटीजन प्रेजेंटेशन, हाउ एंटीजेंस आर प्रेजेंटेड, तो ये उसका वे होगा। ना सिर्फ ये मैक्रोफेजेस इस तरह एंटीजन प्रेजेंटेशन का मुजाहरा करते हैं एंड दे बिकम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या एपीसी बन जाते हैं ये, बल्कि इसके साथ साथ हमारे बॉडी के दीगर इन्फेक्टेड सेल भी इस तरह का अमल सरंजाम दे रहे होते हैं अपने तौर पर, बट द मैक्रोफेजेस आर मोर एफिशिएंट टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क। हालांकि बाकी भी बॉडी का कोई भी इन्फेक्टेड सेल जिसके अंदर भी इस तरह माइक्रोब दाखिल होगा, तो उस सेल की कोशिश यही होती है कि उस माइक्रोब की बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो उसका रिकग्निशन का सबब बन सकता है, उस पार्ट को अलहदा किया जाए और उसको फिर अपनी प्रोटीन के साथ मिलाकर सरफेस पर डिस्प्ले किया जाए। लेकिन बाकी बॉडी की निस्बत मैक्रोफेजेस में ये सलाहियत ज़्यादा मौजूद है, तो इस वजह से ये मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटेशन में ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं। जब ये एंटीजन की प्रेजेंटेशन हो जाती है तो इन मैक्रोफेजेस की बॉडी से, जैसे अभी आपको बताया था कि मैनी प्रोटीन्स आर सीक्रेटेड, तो उनमें से चंद एक प्रोटीन्स हैं जो टी सेल्स को अट्रैक्ट करेंगी। तो उन प्रोटीन में एक प्रोटीन का नाम यहाँ पे याद कर लेना आपने, इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 इज सीक्रेटेड बाय द मैक्रोफेज, और इसका रोल क्या है, इट स्टिमुलेट्स द हेल्पर टी सेल। देखो ये जो हेल्पर टी सेल है ना, अभी मैंने जो आपको टी सेल बताए थे, कितने बताए थे, मोर देन मिलियन टाइप के टी सेल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो वो जो हर एक टी सेल हमारे पास रॉ स्टेट में मौजूद है, इनएक्टिव स्टेट में, ईच ऑफ देम इज एक्चुअली अ हेल्पर टी सेल। वो हर एक जो है वो दरअसल एक हेल्पर टी सेल है। अच्छा, ये हेल्पर टी सेल्स जो होंगे दे विल बी अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट होंगे बाय मींस ऑफ इंटरल्यूकिन 1 टुवर्ड्स द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी जैसा कि ये एपीसी, इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। और ये जो मोर देन मिलियन टाइप के टी सेल्स हैं, 1 बाय 1 ये आकर इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहला हेल्पर टी सेल आया, उसने इसके साथ इंटरेक्ट किया, लेकिन चूंकि इनकम्पैटिबिलिटी थी दोनों के दरमियान, वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक नहीं थे, तो वो यहाँ पर इंटरेक्ट करके चला गया और उसने कोई मुजाहरा नहीं किया। दूसरा हेल्पर टी सेल आया तो उसने इंटरेक्ट किया, वो भी कंपैटिबल नहीं था, इनकम्पैटिबल था, वो भी चला गया। तीसरा, यूं करते करते जैसे ही वो स्पेसिफिक टी सेल जो उस फॉरेन एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसकी इंटरेक्शन से उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, अगर ये राइट काइंड का टी सेल आकर इंटरेक्ट करेगा तो तभी वो एक्टिवेट होगा, और अपॉन एक्टिवेशन फिर वो क्या करेगा ये आपको बताते हैं। लेकिन ईमान फातिमा का सवाल सुन लें, ये क्या कह रही हैं जी। सर हेल्पर टी सेल का रोल क्या है, मतलब कि बेटे सुनो तो सही, आहिस्ता आहिस्ता अभी बात खोल रहा हूँ ना मैं तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सही तरह से बच्चों ने नहीं समझा होता। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ओपन कर रहा हूँ। अभी तो मैं बात को मैं थोड़ा सा बयान किया, अभी मैंने आगे जाना है।
यहां तक कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछिए, सही है, क्लियर है। अब आगे सुनिए, अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब हेल्पर टी सेल जैसे ही आकर इसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो मैंने कहा कि बहुत सारे हेल्पर टी सेल आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं थे। तो जैसे ही कोई वो स्पेसिफिक हेल्पर टी सेल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके इंटरेक्शन से उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, और अपॉन एक्टिवेशन वो क्या करता है, अपॉन एक्टिवेशन वो डिवाइड कर जाता है, और इसके साथ साथ वो एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन 2। तो ये जो इंटरल्यूकिन 2 है, दरअसल इसी प्रोटीन की वजह से हेल्पर टी सेल के अंदर डिवीजन इंड्यूस हो रही है। इंटरल्यूकिन 2 एक्चुअली स्टिमुलेट्स इट्स डिवीजन। व्हेनेवर हेल्पर टी सेल इज एक्टिवेटेड एंड इट अंडरगोज सेल डिवीजन, इसके अंदर डिवीजन इंड्यूस होगी, देन इट विल प्रोड्यूस 4 काइंड ऑफ सेल्स। हेल्पर टी सेल, इसका रोल पूछ रहे थे कि क्या है, व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, अपॉन एक्टिवेशन इट रिलीजेज अ प्रोटीन नोन एज इंटरल्यूकिन 2, और ये इंटरल्यूकिन 2 इसके अंदर सेल डिवीजन इंड्यूस कर देगी, और इस तरह से हेल्पर टी सेल अपॉन डिवीजन इट गिव्स राइज 4 काइंड ऑफ सेल्स। व्हाट आर दोज 4 काइंड ऑफ सेल्स? वो 4 काइंड ऑफ सेल्स जो अभी आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किए थे, वन ऑफ देम इज कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल, अनदर इज द कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर हेल्पर टी सेल, यानी एक और हेल्पर टी सेल वजूद में आ गया, तीसरा सुप्रेसर टी सेल, और चौथा मेमोरी टी सेल। ये चारों टाइप की जो टी सेल्स हैं, ये उस स्पेसिफिक हेल्पर टी सेल की डिवीजन के बाद प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि एक वेरी वेल डिफरेंशिएटेड हेल्पर टी सेल था, जो किसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक था। तो उसने अब डिवाइड करके ये 4 किस्म के अपने प्रोजेनी पैदा कर ली हैं, और ये चारों का अलग अलग रोल है। देखो, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं वो क्या करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल, यहाँ पर मुलाहिजा कीजिए कि साइटोटॉक्सिक टी सेल का रोल क्या है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल का रोल यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। देखो, साइटोटॉक्सिक टी सेल बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल। देखो, इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं ना बॉडी के, वो भी एक्चुअली मैंने जैसे अभी बताया था कि एंटीजन्स को अपनी सरफेस पर डिस्प्ले किए हुए होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर भी ये एंटीजन्स मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो इन्फेक्टेड सेल भी दरअसल एपीसी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बने हुए होते हैं। तो अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल बना है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक ख़ास नेचर का साइटोटॉक्सिक टी सेल है। इसके पास, इस साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर मौजूद होगा, दैट रिसेप्टर इज़ कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर। तो उस टी सेल रिसेप्टर के ज़रिए ये इन्फेक्टेड बॉडी सेल की सरफेस पर मौजूद MHC के साथ जाकर इंटरेक्ट करेगा, और जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इन्फेक्टेड सेल, ये वही इन्फेक्टेड सेल है जिसमें वो फलां फॉरेन एजेंट घुसा हुआ है, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इसके साथ जाकर जुड़ के ये क्या करता है, इट सीक्रेट्स परफोरिन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो परफोरिन मॉलिक्यूल्स हैं, दीज परफोरिन मॉलिक्यूल्स आर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस। तो दीज परफोरिन मॉलिक्यूल्स आर रिलीज बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये टारगेट सेल के ऊपर, यानी इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जाकर जब ये इनको स्प्रे करेगा, तो परफोरिन मॉलिक्यूल्स इस टारगेट सेल को पंक्चर कर देंगे, इसको पोरस बना देंगे, और इन पोर्स के ज़रिए अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल था, ये कुछ एपोप्टोसिस कॉज करने वाले मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करेगा अंदर, विच आर कॉल्ड ग्रेनजाइम्स। तो इस तरह से इन ग्रेनजाइम्स के ज़रिए जो इन्फेक्टेड बॉडी सेल था वो अल्टीमेटली अपनी सुसाइड कमिट कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपने देखा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम वही है जो हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर डिस्कस किया था। वहाँ पर आपको इसका जनरल रोल बताया था कि साइटोटॉक्सिक टी सेल इन जनरल भी वो सेल की किलिंग में इन्वॉल्व हो रहा होता है ना, तो वो इसका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर रोल है। लेकिन जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इस तरह किसी पर्टिकुलर टारगेट को अटैक करता है, और वो पर्टिकुलर टारगेट कोई इन्फेक्टेड बॉडी सेल ही होगा या फिर कोई कैंसरस सेल हो सकता है, तो जब ये उसको अटैक करता है तो ये वाला रोल इसका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से
ये इम्यून रिस्पॉन्स अराइज हो रहा है बाय मींस ऑफ दीज साइटोटॉक्सिक टी सेल। वो जो हेल्पर टी सेल है उनका सिर्फ काम ये है कि हेल्पर टी सेल्स ने बार बार डिवाइड करते रहना है। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि हेल्पर टी सेल जब डिवाइड करता है तो उससे 4 किस्म के सेल्स बनते हैं। तो वो 4 किस्म के सेल्स में से एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल थे जो आपने इनका मोड ऑफ एक्शन देख लिया, और इसके अलावा मजीद हेल्पर टी सेल भी बने थे। तो अब ये मजीद हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, ये भी एक्टिवेट होंगे अपने पेरेंट हेल्पर टी सेल की तरह, और अपॉन एक्टिवेशन ये वाले हेल्पर टी सेल भी अगेन ये 4 किस्म के सेल प्रोड्यूस करेंगे। यूँ इस तरह से ये जो इम्यून रिस्पॉन्स थे ये प्रमोट होता चला जाएगा, यहाँ तक कि वो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर घुसे हुए थे हमारे बॉडी के अंदर वो अल्टीमेटली सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स मुसलसल बढ़ता जाएगा, प्रोलिफरेट करता जाएगा। लेकिन जब वो सारे फॉरेन एजेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोई नहीं बचता, तो फिर इसी सीरीज़ का जो सप्रेसर टी सेल था वो हेल्पर टी सेल को मज़ीद डिवाइड करने से रोक देता है, और इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स शट डाउन हो जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स इस तरह से शट डाउन हो जाएगा। यानी सुप्रेसर टी सेल का रोल क्या है, सुप्रेसर टी सेल्स शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून रिस्पॉन्स हेल्पर टी सेल ने इनिशिएट किया था और हर बार डिवाइड करके वो ये 4 तरह के सेल्स बनाए जा रहे थे। साइटोटॉक्सिक टी सेल अपने तौर पर वो इन्फेक्टेड बॉडी सेल को ख़त्म किए जा रहे थे, और हेल्पर टी सेल मज़ीद डिवाइड कर करके मज़ीद साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस कर रहे थे। तो आखिरकार जब इन्फेक्शन ख़त्म तो सुप्रेसर टी सेल की भी फ़ौज उस वक्त तक काफ़ी सारी जमा हो चुकी होती है। सुप्रेसर टी सेल इस इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन कर देगा, और यूँ ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। ठीक है, इस दौरान में उस पर्टिकुलर हेल्पर टी सेल की सेवरल कॉपीज इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी टी सेल प्रोड्यूस हो चुकी हैं। इस दौरान में उस असल हेल्पर टी सेल की कॉपी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी टी सेल ये प्रोड्यूस हो चुकी है, और ये मेमोरी टी सेल ये प्रिजर्व हो जाएंगे, यानी ये बॉडी के अंदर परसिस्ट करेंगे टिल द नेक्स्ट इन्फेक्शन। जब भी नेक्स्ट इन्फेक्शन आएगा तो ऐसी सूरत में फिर ये जो मेमोरी टी सेल्स हैं नाउ दे विल एक्ट एज हेल्पर टी सेल। जैसे अभी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि जो भी हमारे पास टी सेल की मुख्तलिफ टाइप्स मौजूद होती हैं उनमें से कोई भी एक जो कंपैटिबल है वो एक्टिवेट होगा। तो अब हमारे पास वो जो मेमोरी टी सेल्स हैं जो उस ओरिजिनल टी सेल की कॉपी हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और जैसे ही वो इन्फेक्शन दोबारा होता है तो मेमोरी टी सेल फ़ौरन एक्टिवेट होते हैं और फिर दोबारा से ये इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर देते हैं। आप इस बात को ज़रा सा इमेजिन कीजिएगा, देखो ये जो मिलियंस ऑफ टाइप्स के टी सेल्स हैं उनमें सपोज करो कि ये मिलियंस ऑफ टाइप के टी सेल को हम नंबर कर देते हैं 1 2 3 4, यानी इस तरह मिलियन टाइप के ये टी सेल्स हैं, एंड ईच ऑफ देम इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। सपोज कीजिए कि ये जो नंबर 1 टाइप है वो एक्टिवेट हुई थी, और एक्टिवेट होकर उसने ये सेवरल मेमोरी टी सेल्स बना लिए हैं, और ये मेमोरी टी सेल्स आर एक्चुअली द कॉपीज ऑफ दिस फर्स्ट हेल्पर टी सेल। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसकी ये कॉपीज हैं। तो पहले ये जो ओरिजिनल हेल्पर टी सेल था ना, आउट ऑफ दिस मिलियन टाइप्स, शुरू में एक कॉपी थी उसकी, बट अगर वो इंडिविजुअल इन्फेक्शन का शिकार होता है और ये नंबर 1 जो हेल्पर टी सेल है ये एक्टिवेट हो जाता है और अपनी सेवरल कॉपीज बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी टी सेल, तो अब इसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बॉडी के अंदर। यानी सेकेंड टाइम जब यही इन्फेक्शन दोबारा होगा तो पहली बार हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट होने में टाइम लगा था, लेकिन सेकेंड टाइम अब इतना टाइम नहीं लगेगा, पहले के मुकाबले में इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा क्विक होगा। आप इस बात को इस तरह से ले लीजिए कि अगर आपको यूँ इस तरह से दिखाया गया हो कि मिसाल के तौर पर जैसे ये हम शो कर रहे हैं, किसी शख्स को इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ये डे ऑफ इन्फेक्शन है, सपोज दिस इज़ द डे ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन उसको हुआ है, और अब इस इन्फेक्शन के नतीजे में यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स अराइज होना है वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं।
तो इन्फेक्शन होने की सूरत में ये काफ़ी दिन गुजरने के बाद ये 1 2 3 तब जाकर ये इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे इतना बड़ा और इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इम्यून रिस्पॉन्स शट डाउन हो गया। अच्छा, अब ये दोबारा से अब यहाँ पे दिखाते हैं, दिस इज़ द डे ऑफ द सेकेंड इन्फेक्शन। ये यहाँ पर आकर ना ये सेकेंड डे ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन, ये फर्स्ट इन्फेक्शन था वही वाला इन्फेक्शन अब दोबारा हो रहा है उसको, डे ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन। तो इस डे ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन में क्या होगा कि उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्विकली फौरन इनिशिएट हो जाएगा। देखो वो जो फर्स्ट इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हुआ था वो थोड़ा सा डिलेड था, लेकिन सेकेंड जो इम्यून ये इन्फेक्शन होगा वही इन्फेक्शन दोबारा उसको, जैसे मिसाल के तौर पर किसी शख्स को ना कोरोना हुआ है तो उसको कोरोना होने के 4-5 दिन के बाद अच्छी खासी सिम्टम्स जब डेवलप हो गई तो तब जाकर उसके अंदर ये इम्यून रिस्पॉन्स राइज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स जब प्रमोट हुआ तो कोरोना वायरस अल्टीमेटली अपने अंजाम को पहुंच गया और इम्यून रिस्पॉन्स दोबारा ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुजरा तो उसके बाद फिर दोबारा इस डे पर उसको ये कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अब कोरोना की इन्फेक्शन होते ही फ़ौरन इम्यून रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। पहले के मुकाबले इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी भी ज़्यादा है और उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, जल्दी क्विकली अराइज हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जल्दी क्विकली क्यों अराइज हो रहा है सेकेंड इन्फेक्शन की सूरत में? तो उसका रीज़न यही आप याद रखें कि एक्चुअली पहले वो मेमोरी सेल्स मौजूद नहीं थे, अब चूंकि मेमोरी सेल्स की फॉर्म में सेवरल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल टी सेल हैव बीन प्रोड्यूस्ड, इस वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा क्विक हो गया, ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करता है। अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आपने देखा कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ पैरेलली ये शुरू हो गया था, लेकिन इस सेकेंड ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स था इसने साथ ही बी सेल्स को भी इनवाइट कर दिया। देखो हेल्पर टी सेल, इससे जो इंटरल्यूकिन 2 बनती है उससे ना सिर्फ ये खुद डिवाइड करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनते हैं, बल्कि इंटरल्यूकिन 2 ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ये बी सेल्स की एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व होती है। इंटरल्यूकिन 2 भी साइटोकाइन ग्रुप से ताल्लुक रखती है, जैसे हिस्टामीन है, इंटरल्यूकिन 1 है। सो इंटरल्यूकिन 2 दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू साइटोकाइन ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ये प्रोटीन की क्लास है। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 2 ये बी सेल्स को अट्रैक्ट करेगी। अब बी सेल कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखो, जब ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा है तो पैरेलली अब वो बी सेल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है जिसको कहते हैं हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इंटरल्यूकिन 2 इन बी सेल्स को अट्रैक्ट करेगी। बी सेल भी आप याद रखो कि ये भी मोर देन मिलियन टाइप के बी सेल्स हमारे पास मौजूद हैं, एंड ईच बी सेल इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन। जैसे इसको भी हम उसी तरह से नाम कर देते हैं, जैसे बी सेल ये टाइप 1 है, फिर टाइप 2, टाइप 3, इसमें मिलियन टाइप के ये बी सेल्स हमारे पास मौजूद हैं और हर एक स्पेसिफिक है। किस तरह स्पेसिफिक है कि एक्चुअली ईच बी सेल हैज़ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑन इट्स सरफेस। तो ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की सरफेस पर मौजूद है, दिस एंटीबॉडी इज़ द बी सेल रिसेप्टर। जैसे टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर था ना, इसी तरह से बी सेल के ऊपर भी ये रिसेप्टर मौजूद है, इसको कहते हैं BCR, बी सेल रिसेप्टर। जैसे टी सेल का जो रिसेप्टर था, टी सेल रिसेप्टर, उसके ज़रिए MHC को आइडेंटिफाई किया गया था ना, उसके साथ इंटरेक्ट किया गया था। बिल्कुल इसी तरह से ये जो बी सेल्स होते हैं ये अपने बी सेल रिसेप्टर के ज़रिए इस MHC के साथ आकर इंटरेक्ट करेंगे। ये बी सेल अपने बी सेल रिसेप्टर के ज़रिए MHC के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक द हेल्पर टी सेल जो अपने टी सेल रिसेप्टर के जरिए MHC के साथ इंटरेक्ट कर रहा था और एक्टिवेट हो गया था। तो अब इसी तरह से ये बी सेल जब इसके MHC के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करते ही अगर राइट काइंड का बी सेल आकर उसके साथ अटैच करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये बी सेल एक्टिवेट होगा तो बी सेल अपॉन एक्टिवेशन क्या करता है, इसकी भी डिवीजन होती है और उस डिवीजन के नतीजे में इसके थ्रू 2 तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है कि बी सेल अपॉन एक्टिवेशन
जैसे ही अपने बी से रिसेप्टर के जरिए इसने एमएचसी के साथ इंटरेक्ट किया और ये राइट काइंड का बी सेल उसके साथ अटैच होने में कामयाब हुआ, तो ये डिवाइड कर गया। डिवाइड करने पर इसने दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस किए। वन ऑफ देम आर कॉल्ड प्लाज्मा क्लोन सेल्स। प्लाज्मा क्लोन सेल्स का रोल क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वही एंटीबॉडी जो कि इस बी सेल के सरफेस के ऊपर बी से रिसेप्टर के तौर पर मौजूद थी, वही एंटीबॉडी अब ये प्लाज्मा क्लोन सेल प्रोड्यूस करेंगे। प्लाज्मा क्लोन सेल ये उस ओरिजिनल बी सेल की एक कॉपी के तौर पर प्रोड्यूस हुए और अब ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी तरफ बी सेल की एक और कॉपी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी बी सेल। दीज आर कॉल्ड मेमोरी बी सेल। अच्छा, तो अब ये जो बी सेल्स थे ये इस तरह से डिवाइड होते चले जाते हैं और इस तरह की ये फोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं टू टाइप की। वन ऑफ देम आर कॉल्ड प्लाज्मा क्लोन सेल और दूसरे मेमोरी बी सेल। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जब इस तरह प्लाज्मा क्लोन सेल्स फॉर्म हो जाते हैं तो वो प्लाज्मा क्लोन सेल्स की फॉर्मेशन को कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। यानी एक स्पेसिफिक टाइप का जो बी सेल है वो डिवाइड करके प्लाज्मा क्लोन सेल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। और उसके बाद फिर फर्दर वो जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स हैं उनसे मजीद जो कॉपीज ओरिजिनेट होंगी, दैट इज कॉल्ड क्लोनल एक्सपेंशन। यानी ये क्लोनल सिलेक्शन एक्चुअली एक पर्टिकुलर बी सेल की एक्टिवेशन है और उसके बाद फिर उसकी फर्दर जो प्रोलिफरेशन हो रही है, उसकी फर्दर एक्सपेंशन और इसको क्लोनल एक्सपेंशन कह रहे हैं। और इस क्लोनल एक्सपेंशन के नतीजे में बनने वाले जितने भी प्लाज्मा क्लोन सेल्स होंगे वो उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को सिक्रीट करते चले जाएंगे जो इनकी सरफेस के ऊपर एज बी सेल रिसेप्टर मौजूद थी। अब इस एंटीबॉडी के जरिए इम्यून रिस्पॉन्स राइज होना है, इसी वजह से इस इम्यून रिस्पॉन्स को नाम दिया गया एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है, इसको जरा हम समझते हैं। पहले देखो, एक एंटीबॉडी जो है ना, इसकी बेसिकली 5 डिफरेंट क्लासेस हैं। जी हमना मुश्तबा, एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा क्लोन सेल्स को हम क्या कहते हैं? क्लोनल एक्सपेंशन, प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा क्लोन सेल, यानी उनके नंबर का इंक्रीज होना। अच्छा, तो अब देखो ये 5 डिफरेंट क्लासेस की एंटीबॉडीज होती हैं। जो भी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक प्लाज्मा क्लोन सेल सिक्रीट कर रहा है ना, तो वो एंटीबॉडी 5 डिफरेंट क्लासेस की हो सकती हैं। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन, ये बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप की प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स, इनको यूं IG के साथ एब्रीविएट किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एक क्लास है M क्लास, इम्यूनोग्लोबुलिन M, एक इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgE, IgA और IgD। तो इसमें आप देख रहे हैं जो IgM और IgG हैं, ये किसी इन्फेक्शन की सूरत में ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, जबकि IgE ये जब कभी कोई एलर्जी हो तो उस एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, यानी कोई शख्स जो है ना किसी खास चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस खास चीज़ के रिस्पॉन्स में ये IgE टाइप की एंटीबॉडीज बल्क में प्रोड्यूस होती हैं, तो उससे एडवर्स रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है। IgA नॉर्मली ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सिक्रीट होगी अदर देन ब्लड, बाकी ये दोनों ब्लड के अंदर सिक्रीट हो रही थी। जबकि IgD का स्पेसिफिक रोल स्टिल अननोन है, इसका हमें कोई जवाब नहीं मिलता लिटरेचर में। तो ये टोटल 5 डिफरेंट क्लासेस की एंटीबॉडीज हैं। किसी एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स, और इन 4 पॉलीपेप्टाइड में से 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स हैं which are attached together by means of 2 disulfide bridges, और इसी तरह से short polypeptides are also attached with long polypeptide by means of single disulfide bridge. Each polypeptide has 2 type of amino acid sequences. इनका जो टर्मिनल पोर्शन होगा इन पॉलीपेप्टाइड्स का वो वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होगा, और लोअर पोर्शन कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होगा। असल में जो कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो हर एंटीबॉडी का एक ही जैसा है, लेकिन वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट एंटीबॉडी। तो एक एंटीबॉडी दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है अगर आपसे पूछा जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और यही जो वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, यही इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाती है।
So normally an antibody consists of how many antigen binding site? ये बड़ा फेमस MCQ है, तो ये याद रखें कि एक एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ईच एंटीजन बाइंडिंग साइट कंसिस्ट ऑफ 1 शॉर्ट चेन एंड 1 लॉन्ग चेन। ठीक है, एक शॉर्ट चेन का वेरिएबल पोर्शन और लॉन्ग चेन का वेरिएबल पोर्शन मिलकर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड सिमिलरली अदर एंटीजन बाइंडिंग साइट आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज 2 पोर्शंस। एंटीबॉडीज के हवाले से अभी इसका मोड ऑफ एक्शन मुलाहिजा करते हैं हम, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। देखो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप अगर थोड़ा सा ज्यूम करें, ये ग्लोब्यूलर टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, तो इनका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इनका फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा। आप कैसे इसको अज्यूम करेंगे कि ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा? तो एक्चुअली एंटीबॉडीज हैव अ वेरिएबल रीजन, इस तरह से आप अज्यूम करेंगे, या एंटीबॉडीज हैव कॉम्प्लेक्स 3D शेप, या एंटीबॉडीज हैव 4 पॉलीपेप्टाइड्स, या एंटीबॉडीज हैव मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो आप बताइए कि हमने प्रोटीन वाले पोर्शन के अंदर डिस्कस किया था कि टर्शरी और क्वाटर्नरी, ये 2 तरह के स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो आपको क्या फर्क बताया था कि भाई टर्शरी स्ट्रक्चर कौन सी प्रोटीन शो करेंगी और क्वाटर्नरी कौन सी प्रोटीन शो करेंगी? याद करें उस नॉलेज को। टर्शरी स्ट्रक्चर इज शोन बाय द प्रोटीन हैविंग सिंगल पॉलीपेप्टाइड, और जिनके पास मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड्स हो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं? क्वाटर्नरी। तो यहां पर जवाब क्या होना चाहिए? शाबाश, सी या डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शाबाश, ए और बी तो नहीं बनते हैं आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर? तो रीजनिंग करनी है हमने, व्हाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड है, इस वजह से ये जो 4 वाला आंसर होगा ये इसके ऊपर प्रेफरेबल होगा। अगर ये 4 वाला ऑप्शन ना हो तो फिर आप मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड वाला जो रीजन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड है, तो और ये वाला ऑप्शन गिवन है, तो हम क्यों ना इसको प्रेफर करें। सो द राइट आंसर इज सी इन दिस केस। ठीक है जी। तो अब आप देखो कि ये जो एंटीबॉडीज है इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, हाउ डज एन एंटीबॉडी वर्क। अच्छा, एंटीबॉडीज का काम करने का तरीका ये होता है कि ये जो भी कोई इस तरह से वायरल बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वायरल बाइंडिंग साइट, या फिर कोई बैक्टीरिया, उनकी सरफेस जिनके जरिए उन्होंने होस्ट के साथ इंटरेक्ट करना होता है। वायरल बाइंडिंग साइट क्या होती है? किसी वायरस के पास कौन सा पार्ट था जिसके जरिए वो होस्ट को रिकग्नाइज करता है? याद करें, वायरस के पास ऐसा कौन सा पार्ट होता है बाय विच इट रिकग्नाइजेस द होस्ट? स्पाइक। आप भूलते जा रहे हैं पिछला हिस्सा। तो स्पाइक इज द पार्ट ऑफ द वायरस, ठीक है, बाय विच इट रिकग्नाइजेस इट्स होस्ट। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि वायरस की इन जगहों को ऑक्यूपाई कर लेती हैं जिनके जरिए वायरस ने जाकर अपने होस्ट के साथ इंटरेक्ट करना है। जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस की ये जो स्पाइक्स होंगी, इन स्पाइक प्रोटीन्स के साथ जाकर एंटीबॉडीज अटैच कर लेंगी, और जब इसके साथ अटैच कर जाएंगी तो कोरोना वायरस किसी होस्ट सेल के साथ अटैक नहीं कर सकेगा। या अगर एड्स वायरस है तो उसमें भी एंटीबॉडीज उसके इन स्पाइक रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लेंगी जिसके ज़रिए उसने इंटरेक्ट करना था। सिमिलरली अगर कोई बैक्टीरिया है तो उनकी भी उन पर्टिकुलर साइट्स के साथ जाकर ये अटैच कर जाएंगी जिससे होस्ट के साथ इन्होंने इंटरेक्ट करना था। यूँ एंटीबॉडी का ये जो रोल है टू ब्लॉक द वायरल बाइंडिंग साइट्स और कोड द बैक्टीरिया, दिस इवेंट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। यानी एंटीबॉडीज एक्चुअली न्यूट्रलाइज कर देंगी फॉरेन एजेंट्स को। वो फॉरेन एजेंट्स फिर नुकसानदेह नहीं रहेंगे, वो हमारे बॉडी के अंदर ही स्टिल मौजूद होंगे बट दे बिकम हार्मलेस। और इस तरह के जो फॉरेन एजेंट्स हैं जिनको चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, अब फैगोसाइटिक सेल्स बड़े मज़े से आकर इनको खा जाएंगे, अदरवाइज ये हाथ नहीं आ रहे थे। तो ये एक वे है इनका न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा वे क्या होता है, उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है कि ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस अंदर दाखिल हुए हैं
तो उनके साथ एंटीबॉडीज यूँ इंटरेक्ट करके उनका एक क्लस्टर बना देती हैं, एक क्लॉट सा बना देती हैं। वैसे ये बैक्टीरिया या वायरसेस अकेले अकेले जब होते हैं ना, तो इनको फैगोसाइटिक सेल के ज़रिए पकड़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अकेले इतने छोटे हैं, फैगोसाइटिक सेल के हाथ नहीं आ रहे होते। लेकिन जब ये एंटीबॉडीज़ इनको यूँ पकड़ के ऐसे एक क्लस्टर की सूरत में क्लॉट बना देती हैं, तो इनको फिर फैगोसाइटिक सेल बहुत आसानी से फैगोसाइटोज कर पाते हैं। इस अमल को कहते हैं ग्लूटिनेशन, यानी एंटीबॉडीज़ या तो न्यूट्रलाइज कर देती हैं फॉरेन एजेंट्स को या अग्लूटिनेट कर देती हैं। तीसरा अमल होता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। मिसाल के तौर पर अगर बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन आ गया है, यानी कोई माइक्रोब नहीं आया, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरसेस नहीं आए, बल्कि कोई केमिकल, हार्मफुल केमिकल आ गया है, तो उन हार्मफुल केमिकल्स के लिए भी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होंगी वो उन केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके कंजुगेट बना लेंगी। अच्छा, वो जो केमिकल था ना, पहले वो डिज़ोल्व स्टेट में था, तो जब वो डिज़ोल्व स्टेट में था तो वो रिएक्टिव था, वो केमिकल मुख्तलिफ हमारे एंजाइम के साथ इंटरफेयर कर रहा था, कहीं पर वो इनहिबिटर के तौर पर एक्ट कर रहा था। लेकिन जब एंटीबॉडीज़ ने उन केमिकल्स के साथ इस तरह से एम्ब्रेस कर लिया, तो उनको डिज़ोल्व से अनडिज़ोल्व स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। दिस कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम डिज़ोल्व टू अनडिज़ोल्व स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और जब भी कोई चीज़ डिज़ोल्व से अनडिज़ोल्व स्टेट में जाएगी तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगी। जैसे आप देखो, केमिस्ट्री में आप कोई सोल्यूशन बना रहे होते हैं, तो कोई सोल्यूट अगर प्रॉपर्ली डिज़ोल्व ना हो तो आखिरकार उसका क्या बनता है, तो वो अनडिज़ोल्व सोल्यूट अल्टीमेटली उस सोल्यूशन में सेटल डाउन हो जाता है, नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो इस अमल को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। सो दिस इज अनदर वे ऑफ द एंटीबॉडी एक्शन, यानी ये प्रेसिपिटेशन करती हैं हार्मफुल केमिकल्स का। तो जब वो हार्मफुल केमिकल प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो ऐसी सूरत में उसको फिर फैगोसाइटिक सेल्स के लिए खाना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज जब तक वो डिज़ोल्व स्टेट में था तो वो पकड़ाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब फैगोसाइटिक सेल इजीली उसको फैगोसाइटोज करके ख़त्म कर देंगे। तो ये तीसरा मोड ऑफ एक्शन। चौथा मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि एंटीबॉडीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, सो दैट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय मीन्स ऑफ एंटीबॉडी। जैसे आपको उसमें कहा था ना कि ओवर 30 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, उसमें से पहले एक एक्टिवेट होगी, वो दूसरे को करेगी, दूसरी तीसरे को करेगी, और इस तरह पूरा एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो देखो, ये एंटीबॉडी ने एक को एक्टिवेट किया, एक ने दूसरी को किया, दूसरी तीसरी को, और इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स बना के इन्होंने मेम्ब्रेन में होल क्रिएट कर दिया। तो अमूमन जो कोई फॉरेन सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर ये इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स उनको एक्टिवेट किया जाता है, और वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेंगे और उन फॉरेन सेल्स के अंदर होल्स क्रिएट हो जाएंगे और वो फॉरेन सेल बस्ट कर जाएगा। तो ये वाला जो अमल है ये असल में सेल लाइसिस को प्रमोट कर रहा है बजाय फैगोसाइटोसिस के। इससे पहले वाले जो मैंने 3 मोड ऑफ एक्शंस बताए वो फैगोसाइटोसिस को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है भाई, ये क्लियर होगी बात। तो ये था हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब इस हवाले से कुछ सवाल देखिए कि टेटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट मे बी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट्स इन विच अ वोंड इज एक्सपोज टू द सॉइल। अमूमन सॉइल में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाइस का नाम है, जो टेटनस कॉज करता है। और जब हम कभी किसी एक्सीडेंट में नीचे गिरते हैं और हमारे वोंड्स एक्सपोज होते हैं सॉइल के साथ, तो इस बैक्टीरियम का इन्फेक्शन मुतवक्के होता है। बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल्स, मैच्योर एंड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। अच्छा, फॉलोइंग इन्फेक्शन बाय द टेटनस बैक्टीरिया सम बी लिम्फोसाइट विल बिकम एक्टिवेटेड एज शोन इन द फिगर। देखो, ये स्टेम सेल से ये प्रोड्यूस हुए, उसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं मैच्योर बी सेल, टेटनस का इन्फेक्शन हुआ, टेटनस बैक्टीरिया एंटर द बॉडी, और ऐसी सूरत में अब ये जो बी सेल्स हैं दे बिगिन टू डिवाइड, और डिवाइड होकर ये जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स बने इससे, उससे ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी सिक्रीट होना शुरू हो गई विच आर अगेंस्ट द इनफेक्ट टॉक्सिन्स ऑफ द टेटनस, टेटनस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट है। अब कहता है कि विद रेफरेंस टू द फिगर name the place where the stem cells divide and form the B lymphocyte।
अब याद करो अभी मैंने क्या बताया था कि ये बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, थाइमस ग्लैंड में या ऑल लिम्फ नोड्स या बोन मैरो या लिवर, ये कहाँ पर प्रोडक्शन हुई है? नेम द प्लेस वेयर द स्टेम सेल्स डिवाइड, ये स्टेम सेल्स कहाँ होंगे? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, अभी आपको समझाया, बोन मैरो, द राइट आंसर इज बोन मैरो। अच्छा फिर देखो वही बात यहाँ पर दोबारा वही सिनेरियो बताया हुआ है, विद रेफरेंस टू द फिगर नेम द टाइप ऑफ द डिवीजन दैट अकर्स एट ई। अभी ई कहाँ पर है? ई इज हेयर, सो विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स एट दिस स्टेज, माइटोसिस या मियोसिस या बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन? तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ है? तो एक्चुअली बेटा ये सारी माइटोसिस है, ठीक है। मियोसिस तो हमारे बॉडीज के अंदर, चूंकि ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो ये बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन तो ये हो ही नहीं सकते, ये ह्यूमन में नहीं होते, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। माइटोसिस मियोसिस ह्यूमन में होता है। तो माइटोसिस ये इस तरह की इवेंट्स के दौरान जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखना होता है वहाँ होते हैं। मियोसिस ये सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, एग या स्पर्म की प्रोडक्शन के दौरान होगा, तो इस वजह से मियोसिस भी नहीं है, ओनली माइटोसिस इज द पॉसिबल आंसर। फिर इसी सिनेरियो में एक और क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द फिगर नेम द एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स एफ, ये जो एफ हैं, एफ दैट सिक्रीट द एंटीबॉडीज, तो उन एफ सेल्स को क्या नाम दिया जाएगा? तो आपके सामने ये नाम झलक गया, प्लाज्मा क्लोन सेल कहा जाएगा इनको, ठीक है। और इसी तरह से विद रेफरेंस टू द फिगर नेम द मॉलिक्यूल जी, दिस इज क्वाइट इजी, ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्रोड्यूस हो रहा है इससे? तो ये सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स है या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, और नन ऑफ देम, क्या चीज है ये? जी। सो जी इज एक्चुअली द एंटीबॉडी, और वो यहां पे गिवन नहीं है, देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। जी तो ये दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्सेज हमने डिस्कस कर लिए। अब आखिर में हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी पे आ जाते हैं। इम्यूनिटी बुनियादी तौर पर दो मेजर टाइप्स की है, एक को कहते हैं इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी, और दूसरे को एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो मेजर क्लासेस है इम्यूनिटी की। असल में इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ हमारे अंदर मौजूद होती है, तो इसको हमने इनहेरिट किया हुआ होता है। और दरअसल ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, ये इनबॉर्न इनेट इम्यूनिटी है। इसके अलावा जब कभी इन्फेक्शन के दौरान इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी, पहले से मौजूद नहीं होगी। अगरचे उसकी एबिलिटी इनहेरिटेड होती है, पहले से मौजूद होती है, लेकिन वो इम्यूनिटी अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करती, अपने आप को शो ऑफ नहीं करती। ये इम्यूनिटी शो उस वक्त करती है जब इन्फेक्शन होगा, इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे एड्स में कौन सी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होती है, इनेट और इनबॉर्न या एक्वायर्ड इम्यूनिटी? विच इम्यूनिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन एड्स? नहीं बेटे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो डिजीजेस के दौरान उसने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, ये वो इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये एड्स में डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें ये वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आ गए। और एड्स में कौन सा सेल अफेक्ट होता है? टी सेल। हेल्पर टी सेल इज द टारगेट ऑफ द HIV। सही। इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी कौन सी है, इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी कौन सी है, या ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी इम्यूनिटी में इंक्लूड होगा, सेकंड कौन सी में, थर्ड लाइन कौन सी में। अच्छा, अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट हैज टू डिफरेंट टाइप्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड अदर इज पैसिव इम्यूनिटी। ये इस एक्वायर्ड की फर्दर दो क्लासेस हैं। एक्टिव इम्यूनिटी ये बॉडी की अपनी इम्यूनिटी, बॉडीज ओन इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी हासिल करेगी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी ये बोरो की हुई इम्यूनिटी होती है, इट इज बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, उधार ली हुई इम्यूनिटी है, ये बॉडी की अपनी इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ अपनी होती है जाहिर है वो ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में एक नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है।
यानी अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन होने के बाद आप खुशकिस्मती से ठीक हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब तो ये होगा कि अल्लाह ताला की कुदरत से, अल्लाह ताला की रहमत से आप ठीक हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकली अगर हम यहाँ पर मतलब निकालें तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी अपने अंदर जो इम्यूनिटी थी वो इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, तो उसी की वजह से आप ठीक हुए ना। तो ये कौन से वाली इम्यूनिटी होगी, एक्टिव या पैसिव? अगर आप डिजीज़ के बाद ठीक हो जाते हैं तो वो कौन सी इम्यूनिटी है जिसकी वजह से आप ठीक हुए, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी? शाबाश, जल्दी जवाब दे बेटा, कोई हिम्मत करे। और अगर आंसर गलत होगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सीखने का अमल है ना। एक्टिव सर, हाँ जी, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है क्योंकि ये बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है। डिजीज के बाद आप खुद से ठीक हुए हैं ना, आपने कोई चीज़ नहीं ली, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है, सही। लेकिन अगर आपको कोई डिजीज़ होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई सांप काट लेता है, तो सांप के कांटे का जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए आपने फ़ौरन से एक इंजेक्शन लगवाया है और उस इंजेक्शन के ज़रिए वो जो सांप के कांटे का असर था वो ख़त्म हो गया। अब ये वाली जो इम्यूनिटी आपने इंजेक्शन के थ्रू बाहर से हासिल की, दिस वुड बी द पैसिव इम्यूनिटी। ये फ़र्क होता है एक्टिव में और पैसिव में, कि एक बोरो की है और एक अंदर से डेवलप होगी। अच्छा, अब दोनों की फर्दर आगे टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने कहा कि डिजीज़ हुई आपको और आप खुशकिस्मती से ठीक हो गए, ये है तो एक्टिव, लेकिन ये कौन सी एक्टिव है? नेचुरली इंड्यूस्ड, यानी खुद ब खुद ये अराइज हुई है ना, इस वजह से ये नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन अगर आपको पता है कि आजकल जो है ना फ्लाई इन्फेक्शन फैला हुआ है, मिसाल के तौर पर कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप कोरोना के लिए कोई वैक्सीन ले लेते हैं और वैक्सीन के ज़रिए आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वो वैक्सीन जो होता है वो दरअसल असल पॉजिटिव एजेंट की एक डमी होता है, यानी जो कोरोना वायरस है उसकी एक नकल तैयार करके हमने बॉडी में इंजेक्ट की हुई है और हमारा इम्यून सिस्टम उस नकल को असल समझते हुए उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो अभी देखो कोरोना वायरस आया नहीं है लेकिन हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो ऐसी इम्यूनिटी है तो अपनी इम्यूनिटी एक्टिव, लेकिन उसको इंड्यूस कैसे करवाएं? एक आर्टिफिशियल एजेंट के जरिए, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। और इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी में दो टाइप्स होंगी। अगर देखो जैसे अभी मैंने कहा कि सांप ने काटा और आपने फ़ौरन एक इंजेक्शन लगवाया और ठीक हो गए, तो वो जो इंजेक्शन था वो पैसिव इम्यूनिटी थी, लेकिन ये आपने एक सिंथेटिक सोर्स यूज़ किया ना, आर्टिफिशियल सोर्स, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक जो न्यू बॉर्न होता है वो जब अपनी मदर से फीड लेता है तो मदर के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज आ रही होती हैं फीड के ज़रिए, या फिर वो जो मदर अपने यंग वन को सबसे फर्स्ट फीड प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बेसिकली ये प्योर मिल्क नहीं होता बल्कि ये एक वाइटिश और येलोइश सा फ्लूइड होता है विच इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़। कोलेस्ट्रम, कौन सी एंटीबॉडीज़ कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी? कोलेस्ट्रम के अंदर IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती हैं, IgA टाइप की एंटीबॉडीज़। तो कोलेस्ट्रम की ज़रिए भी दरअसल जो उसको इम्यूनिटी मिल रही है बच्चे को वो पैसिव इम्यूनिटी है, लेकिन ये एक नेचुरल सोर्स से मिल रही है, यानी मदर से उसको मिल रही है, जिस वजह से ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। तो आपने ये यहाँ पे ना डिफरेंस याद रखने कि भाई और एग्जांपल्स याद रखनी है कि नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी, आर्टिफिशियल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी, नेचुरली इंड्यूस पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होगी और इस तरह से आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होगी। इनकी एग्जांपल्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द वैक्सीनेशन। अभी मैंने समझाया आपको कि वैक्सीनेशन के जरिए दरअसल आर्टिफिशियल नंबर 1 और एक्टिव या पैसिव। एक्टिव क्योंकि बॉडी के अंदर से ये इम्यूनिटी अराइज होगी, तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ए इज द राइट आंसर। Naturally induced active immunity means resistance developed before disease या resistance developed after disease। क्या मतलब लिया? या innate immunity है तो after disease, exactly, the B is the right one। So this is all about the immune system और ये immunity। तो आपने इन तमाम contents को अच्छी तरह रिव्यू करना है। इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह हमारा ये जो अब टेस्ट होगा
उसमें लेक्चर 28 से लेकर ये 32 तक के टॉपिक, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है और ये इम्यूनिटी पढ़ा है, ये सारे शामिल होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.